Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi channel. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम कवर करेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड लेसन 3 गिल्लू के क्वेश्चन एंड आंसर्स. इस लेसन का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो डोंट वरी अगर कुछ मिस हो गया हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं. इस पर्टिकुलर सेशन में आपकी पूरी बुक में पनोरमा पार्ट 2 में जो भी यानी इन बिटवीन द लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें डिटेल में कवर करेंगे. तो आपको अपनी नोटबुक एंड बुक बिल्कुल ही साथ में रखनी है. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है 7 से लेकर 12th क्लास तक बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन. आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं भाई कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स भी, यानी जो आपको क्वालिटी कंटेंट हमारा दिखता है उसको सिर्फ आप सभी के लिए हमने डाल दिया है इन बुक्स में. फॉर इंस्टेंस यू विल फाइंड थियोरी बुक्स, MCQs, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेनी मोर. तो कैसे अवेल करना है, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी, उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा. उस फॉर्म में आपसे डिटेल्स मांगेंगे, डिटेल्स आप सबमिट करें, हमारी टीम जो है आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. क्वेश्चन एंड आंसर्स अगेन आप जो है इस चीज़ को याद रखो, जो मैंने लैंग्वेज यूज़ करी है उसी टाइप की लैंग्वेज आप बनाएं. नॉट नेसेसरी कि आपको बिल्कुल सेम आंसर छापना है. अगर किसी के पास कोई और क्रिएटिव वे है उस आंसर को लिखने की, सो यू कैन श्योरली फॉलो इट. देखो क्योंकि इंग्लिश है, मैं चाहती हूँ आप लैंग्वेज में भी इम्प्रूव करो. सो बिल्कुल वैसा का वैसा मत लिखाना, कोशिश करना कि अपने हिसाब से भी आप आंसर बना पाओ. ठीक है. सो बिगिनिंग विद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. दीज आर दोज क्वेश्चन जब आप चैप्टर को बेटा रीड करते हो, लेसन को रीड करते हो, तो उनके इन बिटवीन कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं बॉक्सेस में. तो आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मैंने पेज नंबर भी डाल रखा है. सो यू कैन कम ऑन टू पेज नंबर 28. ये क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 28 पे देखने को मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वोन्स. अब गिल्लू हमें पता है भाई, महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, ये बहुत ही सुंदर सा लेसन है. गिल्लू यानी गिलहरी की कहानी थी. तो उसी चीज़ को याद करते हुए बताओ, गिल्लू जो था उसे वुंड कैसे आए. वुंड यानी उसको चोट कैसे लगी. तो क्विकली से रिकॉल करते हैं भाई. गिल्लू जो है टाइनी बेबी स्क्विरल है, वो शायद अपने जो है नेस्ट से, घोंसले से गिर गया होगा और वहाँ पे 2 कौवे यानी 2 क्रोस के लिए वो इजी शिकार बन गया था और वो जो है अपनी बीक को पोक कर करके उसको ये चोटें लगा दी थी. तो इसी को हम आंसर में कोट कर सकते हैं. नाउ दीज आर, एक चीज़ याद रखना भाई, क्वेश्चन आंसर ब्रीफली वाले हैं. ये ब्रीफली यानी अब अगर तुमको 1 मार्क का क्वेश्चन दिया हो, 2 मार्क का क्वेश्चन दिया हो, तो वहाँ पे 10 लाइनें मत लिख के आना. अननेसेसरली आंसर्स को बढ़ाना नहीं. जैसा क्वेश्चन में पूछा है वैसा आंसर देना. सो ओवर है, यू नीड टू आंसर ब्रीफली. सो छोटे में ही आप उसको लिख के बताओगे कैसे. गिल्लू द बेबी स्क्विरल हैड फॉलन डाउन फ्रॉम हिज नेस्ट एंड वॉज अटैक्ड बाय द 2 crows who were poking their beaks at the flower pot. कितनी सुंदर तरीके से हमने पूरी चीजें एक ही लाइन में डाल दी हैं. So you can either take a screenshot of this or quickly note this down. Okay, Gillu, the baby squirrel, had fallen down from his nest and was attacked by the 2 crows who were poking their beaks at the flower pot. Poking यानी ऐसे beak है नाक से, चोच मतलब आगे आगे ऐसे मारना. ठीक है, poke करना. Okay, coming to question number 2, who started calling the tiny baby squirrel as Gillu? Who यानी कौन, किसने जो है उस टाइनी सी गिलहरी को जो है गिल्लू कहना शुरू किया. सो वी ऑलरेडी नो, जो हमारी राइटर है महादेवी वर्मा जी, उन्होंने इसको कॉमन से प्रॉपर नाउन बना दिया, यानी जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बना दिया, यानी एक आम स्क्विरल से उसको एक नाम दे दिया गिल्लू. किसने? राइटर ने ही. सो द ऑथर, यहाँ आप राइटर भी कह सकते हो, स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्विरल एज गिल्लू. आंसर बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रखो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ फालतू में ना आंसर को मत बढ़ाना. ठीक है, इतना आंसर लिखोगे तो भी चलेगा ब्रीफली में. ओके, आप चाहो तो ऑथर का नाम भी लिख सकते हो, दी ऑथर कॉमा लगा के महादेवी वर्मा जी भी लिख सकते हैं. ओके, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑइंटमेंट वॉज अप्लाइड ऑन द वोन्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्विरल. तो याद कीजिए, जब गिल्लू को चोट लग गई थी तो जो है ऑथर उनको अपने घर ले गई थी, तो वहाँ पे उसने जो है उसकी पट्टी वगैरह की थी, मरहम लगाई थी. तो यहाँ पूछा जा रहा है उसे कौन सा ऑइंटमेंट, कौन सा मरहम उसे लगाया गया था. तो हमें पता है भाई पेनिसिलिन का ऑइंटमेंट लगाया था उन्होंने, तो यही हमें आंसर देना है सिंपली. पेनिसिलिन ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्विरल. ठीक है. अच्छा, इंग्लिश में ये गलती मत करना कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा है और तुमने ना बस ये एक वर्ड लिख दिया है. पलक मैम ने बोला बहुत बड़ा के मत लिखो, तो सिर्फ पेनिसिलिन ऑइंटमेंट लिखा है. अरे ऐसा मत करना भाई, साइंस नहीं है ये, साइंस सोशल नहीं है कि ऐसे आंसर.
आप हमेशा फुल आंसर लिखोगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। पेनिसिलिन ऑइंटमेंट है, देन पूरी लाइन क्वेश्चन से ही टिप के लिख दो, काफी आसान है, ठीक है। विच ऑइंटमेंट, तो आप लिखोगे पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, बाकी सब चीज मैंने क्वेश्चन से ली है। was applied on the wounds of the tiny baby squirrel। पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, जैसे यार नॉर्मली चोट लगती है तो हम सैवलॉन, डेटॉल, बोरोलिन, बोरोप्लस लगाते हैं, तो वैसे ही पेनिसिलिन भी एक ऑइंटमेंट है जो लगाई गई थी गिल्लू को। क्लियर है? चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सब वही क्वेश्चन है जो पेज नंबर 28 पे है। What does the transformation from the common to the proper noun imply? What difference does a name make? Now this is a good question। ये पूछा जा रहा है कॉमन से प्रॉपर नाउन में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब चेंज होता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है आपको बताना है। यानी जातिवाचक संज्ञा से, यानी मान लो बहुत सारे डॉग्स हैं, है ना, बहुत सारे स्ट्रीट में डॉग्स हैं, लेकिन उसमें से आपने एक को पाल लिया, उस एक का नाम आपने कुछ भी रख दिया, टॉमी, टफी, कुछ भी रख दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या डिफरेंस बनता है। तो देखो भाई, इसे हमने आंसर में कोट किया है, बिकॉज क्यों इतना लंबा दिख रहा है आपको भाई, क्योंकि यहाँ 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो उन दोनों का आपको आंसर देना है। Till the time no name was given to the squirrel, it was a common noun। अब आप जो है आंसर कोशिश किया करो, जो क्वेश्चन पूछा गया है लेसन से ही रिलेट करो। यहाँ पे मैंने जो है कोशिश की ऐसे लेसन से ही रिलेट करने की। अब लेसन में गिलहरी की बात है, तो यहाँ मैंने भी गिलहरी की बात कर दी। कैसे लिखा है देखो, Till the time no name was given to the squirrel, it was a common noun। जब तक उस गिलहरी को कोई नाम नहीं दे दिया गया था तो वो कॉमन नाउन यानी एक जातिवाचक संज्ञा थी, है ना, कोई एक आम गिलहरी थी। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन सजेस्ट्स द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। किसी चीज को नाम दे देना बेटा उसकी आइडेंटिटी होती है। अब मान लो आप कहीं से भी पढ़ के आ रहे हो, लेकिन आपको पता है एक नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, है ना, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल का नाम है, तो ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है ना, पहचान है हमारी। तो वैसे ही अगर आप किसी चीज को नाम दोगे, किसी जानवर को नाम दोगे, तो वो इसकी एक पहचान बन जाएगी। When a person, place or thing is named, it becomes a proper noun and it denotes a particular person, place or thing। As the squirrel was named Gillu, it became a proper noun and was known by that name। तो जैसे उसको नाम दे दिया गिल्लू, अब वो उस नाम से जाना जाता है और उसे पता है राइटर को कि उसका पेट है, उन्हीं के घर में रहेगा, उसी को वो खाना देंगी। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके चलिए, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन 1 से शुरू हुआ है, यानी हम आगे आ चुके हैं। नाउ यू नीड टू कम टू पेज नंबर 3030। ये इन बिटवीन द क्वेश्चन ही हैं पेज नंबर 30 पे। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है गिल्लू को जब भूख लगती थी तो वो अपनी ओनर को कैसे इन्फॉर्म करता था। तो हम सबको याद है एक प्यारी सी आवाज़ निकालते हैं गिलहरी, जिसका नाम है चिक चिक करके आवाज़ निकालते हैं, तो ऐसे जो है वो अपने ओनर को इन्फॉर्म करता है। तो इसे बस आप डाल दो लाइन्स में भाई। When Gillu became hungry, he would inform the narrator by twittering and pronounced a sound of chick chick after receiving some biscuits or काजू। ठीक है ना, चिक चिक का वो साउंड करता था, ट्विटर करता था, और जैसे ही उसे काजू मिल जाते थे तो वो और चिक चिक करता था, यानी खुश हो जाता था। ठीक है भाई, आसान सा आंसर है ये, काफ़ी इजी सी स्टोरी है। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट prompted the narrator to set Gillu free। what prompted the narrator to set him free यानी क्या, ऐसी कौन सी चीज़ हुई, ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ जिससे जो है नरेटर को लगा, जो राइटर है उन्हें लगा कि मुझे जो है गिल्लू को थोड़ा आज़ाद भी छोड़ना चाहिए। यानी पूरे टाइम गिल्लू घर में रहता था तो उसे आज़ाद भी छोड़ना चाहिए। तो याद करिए, जब जो है उन्होंने देखा था गिल्लू विंडो के वहाँ पे खड़ा था और अपने गिलहरी दोस्तों से बातें कर रहा था, चिक चिक या ऐसा कुछ भाई बातें कर रहे होंगे, तो तब लगा राइटर को कि यार मुझे इसको आज़ाद भी तो छोड़ना चाहिए, इसे भी तो बाहर घूमना चाहिए। सो दैट वाज द इंस्टेंस। सो वी हैव पुट इट इन वर्ड्स लाइक दिस, सीइंग गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो एंड अफेक्शनेटली peering at the world outside made the narrator realize that it was necessary to set Gillu free। क्या भाई, उन्होंने जब देखा, सीइंग गिल्लू यानी गिल्लू को विंडो के नियर देखा, और जैसे ही वो ना कितनी गेजिंग आइज से दुनिया को देख रहा था। देखो आंखों से देख के ना आधी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो उन्होंने जब गिल्लू को देखा तो गिल्लू बिल्कुल ही एकदम ना गेजिंगली देख रहा था बाहर की, उम्मीद कर रहा था कि मैं भी यहाँ घूम सकूँ, बाहर जा सकूँ, है ना, प्लांट्स पेड़ों वगैरह सब पे घूम सकूँ। तो तब उन्हें ये लगा कि मुझे भी गिल्लू को जो है थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए, वो भी थोड़ा बाहर घूमे, अपने दोस्तों के साथ फिरे, नेचर का जो है वो मज़ा ले सके। So I hope this is very clear. All right, coming to question number
3. What is the life span of squirrels? गिलहरियों की लाइफ स्पैन जीवन जीने का स्पैन कितना होता है? तो हमें ऑलरेडी पता है, जैसे बताया था राइटर ने, कि बेयरली हार्डली जो है 2 साल होती है किसी भी गिलहरी की लाइफ स्पैन. सो इसी को डाल दो भाई आंसर में सिंपली. स्क्विरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली 2 years. बेयरली यानी मुश्किल से, बेयरली वर्ड का मतलब होता है मुश्किल से 2 साल होती है. ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 4. What was the favorite food of गिल्लू? ये हम सबको पता है भाई, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? गिल्लू का सबसे फेवरेट फूड है काजू भाई. उसे काजू नहीं मिलता था कुछ दिन तक ना, तो वो दूसरे फूड आइटम फेंक देता था स्विंग से नीचे. सो यहाँ पे आंसर हमें लिखना है द फेवरेट फूड ऑफ गिल्लू वॉज काजू. दीज ऑल आर वेरी टाइनी, छोटे छोटे से और बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, तो इनमें बिल्कुल गलती मत करके आना. क्वेश्चन नंबर 5. When was his swing taken off? गिल्लू जिस झूले पे झूलता था उसको कब उतार दिया गया, कब हटा दिया गया? तो हमें पता है भाई स्टोरी की एंडिंग काफ़ी डिसहार्टनिंग थी भाई, कि गिल्लू जब डिपार्चर करता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो है राइटर यानी महादेवी जी उसकी स्विंग उतार देती हैं, क्योंकि अब उस स्विंग पे झूलने के लिए कोई भी नहीं है. सो हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ आफ्टर हिज डेथ. हिज यानी यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो थोड़ा डिफाइन करने के लिए कि गिल्लू, हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ आफ्टर हिज डेथ. क्वेश्चन नंबर 6. वेयर डिड द राइटर सी 2 crows? राइटर ने 2 कौओं को, क्रोस को कहाँ देखा था? तो याद करिए, जब एक सुबह वो अपने वरांडे में गई थी तो उन्होंने फ्लावर पॉट के आसपास 2 कौओं को देखा था जो अपनी बीक से पोक कर रहे थे. सो द राइटर सॉ द 2 crows एट द फ्लावर पॉट्स इन द वरांडा ऑफ अर हाउस. ठीक है, अपने हाउस के वरांडा में उन्होंने उन 2 crows को देखा था फ्लावर पॉट के पास में. क्लियर? ओके, नाउ कम्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. ये इन बिटवीन वाले आंसर हो गए. अब आपकी बुक में लेसन खत्म होने के बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें हम बिगिन करेंगे. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ज़रूर से नोट डाउन करना है इन्हें. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डिड द नरेटर मेक द टाइनी बेबी स्क्विरल हेल एंड हार्टी? अब सबसे पहली ज़रूरी स्टेप होती है, कभी कभार इंग्लिश में ना क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है. क्वेश्चन समझो भाई. क्वेश्चन कह रहा है नरेटर जो है उन्होंने उस छोटे से बेबी स्क्विरल को हेल एंड हार्टी कैसे बनाया. अब हेल एंड हार्टी का मतलब क्या है? हेल एंड हार्टी अगर मैं हिंदी में कहूँ 2 शब्द, तो चुस्त और तंदुरुस्त, इस टाइप का एक शब्द है ना, एक राइमिंग सा फ्रेज है, चुस्त और तंदुरुस्त. यानी हमें पता है उस गिलहरी को चोट लग गई थी, तो नरेटर जो है उसको कैसे चुस्त और तंदुरुस्त यानी हेल एंड हार्टी बनाया. तो आप जो है इसका बिल्कुल मीनिंग लिख सकते हो अपनी, जो मैंने आपको टाइनी सी नोटबुक बनवाई है, हेल एंड हार्टी करके लिखो, और उसका मतलब क्या है इसे लिख सकते हो भाई. हेल एंड हार्टी का मतलब है चुस्त और तंदुरुस्त भी आप लिख सकते हो यहाँ पे. क्लियर है? चलो तो आंसर देख लेते हैं. When the narrator found the tiny baby squirrel lying wounded on the flower pot in her veranda, first she washed the blood from his wounds with cotton wool and applied penicillin ointment over it. पहले क्या था भाई, नरेटर ने जब छोटी सी बेबी स्क्विरल को देखा लाइंग वुंडेड, यानी जब वो बिल्कुल घायल पड़ी थी फ्लावर पॉट के पास में उनके वरांडा में, तो पहले उन्होंने क्या किया, उसको उठाया, रूम में ले गई, और उसका जो खून लगा हुआ था, तो ब्लड था, उसको उन्होंने वॉश ऑफ किया, है ना. छोटा सा उन्होंने कॉटन का वूल लिया था, और उसके बाद उन्होंने एक ऑइंटमेंट लगाया था. कौन सा ऑइंटमेंट था वो? पेनिसिलिन ऑइंटमेंट. A light-weight flower basket was used as a nest to reside him. It was fitted on the window. और अब जब वो उसको पालेंगी ही, तो उन्होंने उसका एक घर प्रोवाइड कर दिया था. कैसे? विंडो पे, जाली पे उन्होंने एक छोटा सा फ्लावर पॉट था उसे टांग दिया था, है ना, और इसी में उन्होंने कॉटन बिछा दिया था ताकि वो उसका घर बन सके. He was given all sorts of delicious and nutrient food, mostly काजू and biscuits as his meal. और उसे ना बहुत ही ख्याल रखती थी वो, बहुत टेस्टी टेस्टी मील देती थी, बिस्किट देती थी, और उसका फेवरेट फूड काजू भी उसे दिया जाता था. द स्टोरी राइटर गेव हिम फुल अफेक्शन. फुल अफेक्शन का मतलब क्या होता है? पूरा प्यार देना, जैसे जैसे कहते हैं ना ममता देना, यानी कोई मदर है जो अपने बच्चे को पालती हैं, कैसे पूरी तरह से उसका ख्याल रखती हैं, तो वैसे ही राइटर ने भी उसको पूरा अफेक्शन दिया. ही इवन डेयर्ड टू ईट इन हर प्लेट, यानी इतना उनकी ना बॉन्डिंग हो गई थी कि जो गिलहरी थी वो राइटर की भी प्लेट में से खाती थी खाना, है ना. She had immense intimacy with him. After 3-4 months, he looked quite hale and hearty. Immense intimacy यानी कि उनका बहुत ही एक अच्छा रिश्ता बन गया था, और तो और मतलब 3-4 महीने में तो वो बिल्कुल एकदम चुस्त तंदुरुस्त हो गया था. So after 3-4 months, he
looked quite hale and hearty। तो इस टाइप से आप अपना आंसर जो है पूरा कोट कर सकते हैं। अब यहाँ पूरी कहानी मत लिखना भाई, कुछ कुछ मेन वर्ड उठा के, जैसे हमने कुछ कुछ इंस्टेंसेस लिखे हैं जिससे आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। गिल्लू took little food during the indisposition of the story writer. What does this suggest? अब सेकंड क्वेश्चन कहता है गिल्लू जो है, जब भी उसकी राइटर इनडिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है समझो। इनडिस्पोजिशन का मतलब मैंने पहले भी बताया था लेसन में, इसका मतलब होता है बेटा माइल्ड इलनेस। यानी कभी कभार सर्दियों में जैसे हमें थोड़ा हल्का मान लो सर दर्द हो रहा है, सर्दी खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो माइल्ड इलनेस में जब भी जो है स्टोरी राइटर रहती थी, महादेवी वर्मा जी रहती थी, तो जो गिल्लू है ना वो भी अपना खाना बहुत कम खाता था, है ना, और वो उनका ख्याल रखता था। तो इन सब से आपको क्या समझ आता है? व्हाट डज दिस सजेस्ट? तो सिंपल भाषा में बताऊं, इससे जो है ना हम एनिमल्स के सेंटिमेंट्स पे बात करेंगे कि कैसे जो है भाई उनमें भी सेंसेस होते हैं एंड वो समझ पाते हैं कि उनके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आए। अगर उनका कोई ओनर बीमार है तो वो भी वो अच्छे से सेंस कर पाते हैं। सो दिस इज हाउ वील कोड द आंसर। द स्टोरी राइटर हैड सेव्ड हिज लाइफ। जो स्टोरी राइटर हैं उन्होंने गिल्लू की जान बचाई थी। शी हैड गिवन ऑल पॉसिबल कंफर्ट्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ टू हिम। उन्होंने पूरी तरह कोशिश की थी उसको ख्याल रखने की। यार मतलब सोचो, उसका घर बना के दे देती अच्छे से, उसकी केयर करती थी वो, उसको काजू खाना वाना सब ला के देती थी। शी हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेक्शन फॉर हिम। उनके पास बाकी सारे पेट्स भी थे लेकिन उसके लिए जो है ना उसका प्यार एक अलग ही टाइप का था, अलग ही उनका जो है कनेक्शन था। गिल्लू बिकेम वेरी फेमिलियर टू हर। और देखो यार, अगर हम किसी एनिमल के लिए ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं कि उन्हें समझ नहीं आता है, वो भी वो अफेक्शन रिटर्न करते थे। तो इस तरह से गिल्लू भी जो है काफ़ी फेमिलियर हो चुका था उनसे। इट शोज दैट एनिमल एंड क्रीचर्स आर ऑल्सो सेंसिटिव टू देयर एनवायरमेंट। ये क्या बताता है? कोई भी जानवर है, कोई भी क्रीचर्स है, वो अपने आसपास के एनवायरमेंट से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, यानी उन्हें भी फ़र्क पड़ता है चीज़ों से। गिल्लू could feel the suffering of his mistress and so he took little food during the disposition of the narrator। तो गिल्लू भी जो है ना, अगर उसकी नरेटर बीमार होती थी तो वो चीज़ सेंस कर पाता था। एंड एट दैट टाइम ही यूज्ड टू हैव वेरी लिटिल फूड। उस टाइम पे वो काफ़ी कम खाना खाता था। ठीक है, ये आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। डू यू हैव एनी पेट एनिमल? हाउ डज इट शो कंसर्न फॉर यू? नाउ आती है आपकी बारी भाई, मेरी टर्न तो हो गई कि मैंने आपको जो है आंसर बताया। नाउ दिस क्वेश्चन इज होल एंड सोली फॉर यू। इसका आंसर भले ही मैंने दिया है लेकिन ये मैंने अपनी स्टोरी के हिसाब से दिया है। इस आंसर से आपको आइडिया लग सकता है आंसर बनाना कैसे है, लेकिन अगर आप में से किसी के घर पे भी कोई पेट हो या फिर आपके किसी रिलेटिव के घर हो या आपको शौक हो पेट पालने का और ऐसी स्टोरी आप बना सकते हैं तो ज़रूर लिखना। ये आपको आंसर लिखना है अपने फेवरेट एनिमल पे। और जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे कि आपने आंसर 3 लिखा है। मुझे अच्छे से बताओ, इंग्लिश में लिख के बताना कि आपने आंसर 3 बिल्कुल लिखा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही पूरा आंसर लिख के बता दो, आप ये बताना कि आपने आंसर ये नोट डाउन किया है। सो पेट एनिमल के बारे में क्या कहानी बताई है, ये मैंने अपने टाइम की कहानी बताई है भाई। यस, I have got a parrot as my pet bird। मेरा जो पेट रहा है वो एक पैरट, एक तोता रहा है। I have kept it in a cage। उसके लिए जो है मैंने छोटा केज का घर बना के रखा है। It has got deep intimacy with me and my other family members। मेरे बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स से भी वो काफ़ी कनेक्टेड है। Even if I get him out of the cage, it does not fly away and comes closer to me। और ऐसा है, केज मतलब उसके लिए बंधन नहीं है। मैं ना केज खोल भी देती थी तो ऐसा नहीं कि वो उड़ के कहीं चला जाता था, थोड़ी देर उड़ता था वापस वहीं पे अंदर आ जाता था, क्योंकि उसे पता है कि हमने उसे कैद करके नहीं रखा है। इट्स जस्ट हमारा उसके लिए अफेक्शन है कि भाई तुम घर में रहो, सेफ रहो। इट कुड टच माई फीट बाई इट्स बीक शोइंग इट्स लव। और जो है वो इतना समझदार था, वो जो है ना अपनी बीक से मेरे फीट यानी मेरे पैरों को टच करके जो है अपना अफेक्शन दिखाता था। A few months back, when I was sitting on the hanging chair in my garden, suddenly I saw a little baby parrot lying on the ground। अच्छा, अब मैंने ये बात बताई है कि ये पैरट आया कैसे, तो कुछ महीने पहले की बात थी ये। सडनली जो है मैं अपने गार्डन में बैठी हुई थी, तब मैंने देखा एक छोटा सा बेबी पैरट जो है ग्राउंड पे पड़ा हुआ है और शायद हो सकता है वो किसी ट्री से आसपास गिर गया हो। आई क्विकली वेंट। अच्छा, अब मुझे नहीं पता था कि वो मैंगो ट्री है, लेकिन इंग्लिश में एक चीज़ सोचा करो, आपकी लाइफ में जो हुआ है वैसा का वैसा लिखना भी ज़रूरी नहीं है, आप उसको क्रिएटिव बना सकते हो। अब मुझे पता नहीं था वो कौन सी ट्री है तो मैंने ऐसे ही लिख दिया मैंगो ट्री, उसे क्रिएटिव बनाने के लिए। सो नाउ
कोई भी लेटर राइटिंग, कोई भी स्पीच राइटिंग आती है तो बेटा कोशिश करो कि उसको क्रिएटिव बना के लिखो, और जो आपके दिमाग में क्रिएटिविटी चल रही है उसे आप बिल्कुल डाल सकते हैं। I quickly went there and found it injured. The blood was coming out of his little body. उसकी बॉडी से खून आ रहा था. I nicely lifted him up and brought it in my room. Washing the blood from its body, I applied some ointment over the wounds. तो उसका blood मैंने साफ किया, उसको ointment लगाया. I could manage to pour a few drops of water in his mouth. और मेरे भी वही बात थी भाई कि अब बीमार है तो थोड़े थोड़े उसमें बूंद पानी डाले थे उसके मुंह में. It became all right within a couple of months and I named it मीठू. And कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल ही ठीक हो गया था और मैंने उसका नाम मीठू रख दिया. During day time, I arranged its cage in the garden. Day time में जो है मैं उसका गार्डन में केज अरेंज करके रखा था. इवनिंग में मैंने उसको रूम में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि रात में मैं सोचती थी वो बाहर नहीं रहे, रात में उसे मैं अंदर रखती थी. छोटा सा केज होता है जिसको अपन कैरी कर सकते हैं. It is very fond of taking bread. उसको ब्रेड खाना बहुत पसंद है. It would inform me by twittering चिक चिक when hungry. हाँ मतलब क्योंकि ये चिक चिक इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि मैक्सिमम आवाज़ ना एक ही जैसी लगती है बर्ड्स की, चिक चिक टाइप की लगती है उनकी ट्विटरिंग. Whenever I return from my school and open my room, it will express its pleasure by twittering चिक चिक. जब भी मैं स्कूल से वापस आती थी तो वो ट्विटर करके अपनी खुशी बताता था. During the period of my indisposition, और कभी भी मैं बीमार होती थी, it became sad and expresses its concern by twittering in a peculiar manner. यानी जब बीमार होती थी तो पता है उसकी जो वॉइस निकलती है, ट्विटरिंग वो करता है, उसमें भी चेंज आ जाता है. मतलब ना एकदम हैवी वॉइस हो जाती है और धीरे धीरे से समझ आता है कि वो जो है बोलते हैं ना किसी को आप जो है सिंपैथी शो करते हो, तो उस टाइप का ये बिहेवियर था. सो मैं वही कह रही हूँ भाई, बिल्कुल कॉपी ऐसा मत डाल देना. कोशिश करो कि आप अलग पेट के बारे में लिखो और आप जो है इसमें से कुछ वर्ड्स ले सकते हो, कुछ हेल्प ले सकते हो. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. What did the narrator feel at the death of Gillu? Describe her feelings in your own words. अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद से करनी है, बट ठीक है भाई, पलक मैम है, आइडिया देंगी थोड़ा. कोशिश ये क्या करो कि अपनी क्रिएटिविटी भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है. कुछ वर्ड्स को आप चेंज करके चाहते हो कि हाँ यार मैं थोड़ी और अच्छी वोकैब यूज़ करूँ, आप हायर यूज़ करना चाहते हो, यू कैन यूज़ इट. मैंने जो लिखा है इट्स बेसिकली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नरेटर को गिल्लू की डेथ पे कैसा फील हो रही थी और उन चीज़ों को आप अपने वर्ड्स में डाल के बताइए. सो अब आप कैसे शुरुआत करोगे बेटा? लॉन्ग आंसर में आप थोड़ा बैक स्टोरी पे जाया करो. लॉन्ग आंसर जब देना हो तो सीधे आंसर कैसे बताओगे यार, एक लाइन में थोड़ी ना लिखना है. तो आप जो है थोड़ा सा पीछे जाके बैक स्टोरी बताओ कि डेथ पे क्या होगा भाई किसी की, तो आप कहानी बताओगे कि वो कैसे उससे कनेक्ट हो गई थी, 2 साल उसी के साथ रहा है और वो इतना अफेक्शनेट था एक दूसरे के लिए, और कभी भी वो बीमार होती थी तो वो खाना नहीं खाता. तो इस टाइप की स्टोरी आपको थोड़ी बतानी है. सो देख लेते हैं आंसर. गिल्लू स्पेंट 2 years with the story writer living in a flower basket hung on the window as his nest. तो 2 साल वो रहा है राइटर के साथ और कहाँ बनाया था उसका घर? विंडो पे एक फ्लावर बास्केट टांग के. She was very much disturbed by his death because he was so much closely associated with her. उसके डेथ होने पे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड था. अब आप ही सोचिए यार, आपका कोई पेट हो या इवन आपके घर में कोई हो जो आपके साथ रोज़ रहता हो और वो चला जाए तो फिर तो वैसे ही फीलिंग उनके साथ थी. Whenever she was present in her room, he would sit near her feet or remain on the table leaning the wall for hours and watching her activities with his eyes. तो जब भी वो रूम में रहती थी तो यहाँ तो कभी वो उनके पैर के पास आके बैठ जाता था या फिर कभी जो है वो वॉल के वहाँ लीन करता था, टेबल के वहाँ खड़ा हो जाता था और राइटर जो भी काम कर रही होती थी उन्हें देखता रहता था. She had also never dreamt of him being separated. यानी उन्होंने dreamt का मतलब क्या है यहाँ पे? ड्रीम का पास्ट टेंस है बेटा, सपने का पास्ट टेंस dreamt. ड्रीम होता है सपना, पास्ट टेंस में टी लगा दिया. ठीक है, ईडी वाला नहीं आएगा, यहाँ पे टी आता है. dreamt यानी उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि ये सेपरेट हो जाएगा. बट आफ्टर 2 years of his association with her, he took his last breath. लेकिन क्योंकि हमें पता है भाई स्क्विरल्स की जो है लाइफ स्पैन बेयरली 2 साल ही होती है, तो उसके बाद उसे जाना ही था. तो 2 साल वो उनके साथ बहुत अच्छे से रहा, पर उसके बाद उसे जो है अपनी लास्ट ब्रेथ यानी आखिरी सांसें लेनी पड़ी. तो आप जो है इस लाइन को थोड़ा सा पीछे डाल के बता सकते हो और आप कुछ और भी वर्ड्स यूज़ करना चाहते हो कि आपको लगा अच्छा उन्होंने और बुरा फील किया है, सो यू कैन ऑल्सो इवन मेंशन दैट. आगे देखो, द स्टोरी राइटर विटनेस्ड हिज डिपार्चर फ्रॉम दिस वर्ल्ड फ्रॉम हर ओन आईज. और एक्चुअल बात क्या होती है, जब आपके सामने ही किसी की डेथ होती है ना तो वो और ज़्यादा दुख होता है. शी वॉज हाईली एग्रीव्ड बाय हिज डेथ. हाईली एग्रीव्ड का मतलब होता है यहाँ अपसेट. तो ये एक अच्छी वोकैबुलरी वाला वर्ड है. सो नाउ यू गाइज आर इन क्लास 10th. कोशिश करो कुछ कुछ अच्छे वर्ड्स भी यूज़ करो,
है ना। हाईली अग्रीव्ड बाय हिज डेथ, बहुत ही अपसेट, बहुत ही उदास थी वो उसकी डेथ से। इट शॉक्ड हर मच, बहुत ज़्यादा शॉक में थी वो। गिल्लू वॉज बरिड अंडर द सॉन। अच्छा, इसकी डेथ की बारी के मतलब बाद की बात भी बताना है ना, कि क्या हुआ था, उन्होंने कैसे उनको जो है उसको कहाँ पे बरी किया था, कहाँ गाढ़ा था। गिल्लू वॉज बरिड अंडर द सोंजूही क्रीपर। गिल्लू को जो है एक सोंजूही क्रीपर है, एक टाइप का प्लांट होता है, वहां पे उसे बरी किया था। अब इसके दो रीजन है। बिकॉज ही लव्ड द क्रीपर द मोस्ट, सबसे पहले तो गिल्लू को क्रीपर वो बहुत ही पसंद था। एंड बिकॉज ऑफ हर सेटिस्फैक्शन, किसका सेटिस्फैक्शन, राइटर का। राइटर ये मानती है कि भाई इसको मैंने क्रीपर के अंदर डाला है, तो किसी स्प्रिंग डे में जब यहाँ से एक जूही का प्यारा सा फ्लावर उगेगा तो मुझे लगता है कि मेरा जो गिल्लू है वो वापस आ गया। सो इट्स जस्ट लाइक एन इमोशनल स्टोरी, ठीक है। सो इट इज हर बिलीव दैट समडे शी विल फाइंड हिम flowering and blossoming in the outward form of a tiny yellow juhi flower. Thus, it is observed that she was much upset as if she had lost her own son. मतलब वो इतना दुखी थी जैसे उन्होंने अपना खुद का बेटा खो दिया हो। तो ये स्टोरी है, आप इसको जो है इस टाइप में आंसर से पुट ऑन कर सकते हैं। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. In what condition did the narrator find Gillu? What did she do with him? What would you do in a similar situation? एक चीज याद रखा करो, लॉन्ग आंसर या ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर 2-3 क्वेश्चन दिए हो अंडर 1 क्वेश्चन ओनली, तो कोशिश ये करो आप सभी का आंसर देना। ऐसा नहीं है एक पार्ट का आंसर देके छोड़ दिया, तीनों पार्ट्स का आपको आंसर अच्छे से देना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे एक पार्ट का आंसर बेटा आपने एक पैराग्राफ में दिया, फिर दूसरे में दूसरे का, तीसरे में तीसरे का। यू कैन इवन डू इट। सो ये पूछा जा रहा है कि नरेटर को गिल्लू किस हालत में मिला था, उन्होंने उसके साथ क्या किया। एंड लास्ट पार्ट को भी आंसर आपको करना है। ऐसा पूछा गया है कि बेटा अगर आपको ऐसा कोई पेट मिले ऐसी कंडीशन में तो आप क्या करेंगे। सो यू कैन इवन राइट योर ऑनेस्ट आंसर्स इन दैट। चलिए, One morning when the writer entered the veranda from her room, she saw 2 crows were pushing sharply their beaks in a funny manner at the flower pots, as if engaged in the game of hide and seek. तो आपको पूरी स्टोरी बतानी है वापस। एक मॉर्निंग जब राइटर अपने वरांडा में गई तो फ्लावर पॉट के पास उन्होंने 2 कौओं को देखा जो अपनी बीक से पोक कर रहे थे। ऐसा लग रहा था वो किसी काम में engaged है। All of a sudden, she saw a tiny baby squirrel lying hidden in the middle of the wall and the flower pot, who must have fallen down from a नेस्ट। और उन्होंने एकदम से उनकी नज़र पड़ी एक छोटे से स्क्विरल पे जो शायद अपने नेस्ट से गिर चुका हो और एकदम सहमा सा जो है वो खड़ा हुआ था वहां। द टाइनी बेबी स्क्विरल सस्टेन 2 wounds ड्यू टू द वायलेंट अटैक बाय द पेयर ऑफ क्रोज। और वो क्रोज क्योंकि चोंच लगा रहे थे, अब स्क्विरल बच्चा है, सॉफ्ट सी बॉडी होती है, तो उसको जो है चोटें लगी थी, घाव आ गए थे 2, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बेसिकली ब्लड भी आ रहा था। शी जेंटली लिफ्टेड हिम अप and brought in her room. She first wiped the blood from the wounds and then applied penicillin ointment. आपको पूरी कहानी बतानी है उन्होंने क्या किया। रूम में लेके गई, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट लगाया। Then she tried to feed him milk with the help of a thin cotton piece. फिर उसको वो थोड़ा फीड करने लगी तो उन्होंने क्या किया, छोटा सा कॉटन का पीस लिया, उसे मिल्क में डुबाया और उसके ऊपर जो है माउथ में उसके डालने लगी कुछ ड्रॉप्स। He became all right in 3 to 4 months. तो आप बता सकते हो 3 से 4 महीने में वो बिल्कुल ही तंदुरुस्त हो गया था। उसका नाम दे दिया गया था, he was named Gillu. She arranged a flower basket which was hung on the window to be used as his nest. It became his new residence. तो उसको जो नया घर दे दिया, जो विंडो में टांग के फ्लावर बास्केट, उसके बारे में आपको बताना है। He was provided kaju, biscuits, etc. as his meal. He became very familiar to her. बहुत ही ज़्यादा familiar हो गया था वो उनसे। Whenever the writer was doing something in her room, He used to sit near her feet. फिर बता रहे हैं कि जब राइटर अपने रूम में कुछ भी करती थी तो वो उसके पैर के पास आके बैठ जाता था। फिर बताना है आपको भाई गिल्लू डाइड इन अबाउट 2 years, 2 साल बाद जो है उसकी डेथ हो गई थी। द राइटर वॉज ग्रेटली अग्रीव्ड बाय हिज डेथ। ये वर्ड फिर से आया है, अग्रीव्ड यानी बहुत ही अपसेट, बहुत ही उदास थी वो उसकी डेथ से। हिज बॉडी वॉज बरिड अंडर द सोंजूही क्रीपर। फिर आपको बताना है कि उसकी बॉडी को कहाँ पे बरी या कहाँ गाड़ दिया गया। चलिए, शी वॉज सो मच लविंग हिम that she believed to find him flowering and blooming in the outward form of a yellow juhi flower in the next spring season. तो ये स्टोरी मैं आपको बस बता चुकी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ इसका मतलब समझ गए भाई। Thus the writer had given him her motherly affection and care as if he was his son. तो उसको एक ममता भरा उसको प्यार दिया उन्होंने। अब आपको अपने बारे में भी बताना है कि I shall also express the same gesture of love as the writer had shown with Gillu. I shall यानी मैं भी
सेम जेस्चर, जेस्चर यानी ऐसा मूव, यानी जैसा राइटर ने किया है वैसा मैं भी करती अगर मुझे ऐसा कोई पेट मिला होता या ऐसा कोई एनिमल मिला होता। आई हैव गॉट वेरी मच कंपैशनेट फीलिंग फॉर ऑल लिविंग बींग्स, मुझे जो है जितने लिविंग बींग्स है काफ़ी कंपैशनेट यानी बहुत ही सहानुभूति है, यानी किसी को देखो हमें अगर हाथ में कोई चोट लगे तो कितना दर्द होता है भाई, तो ये जो एनिमल्स हैं इनके भी तो सेंसेस डेवलप है, तो हम इन्हें काटेंगे मारेंगे या कुछ भी करेंगे तो उनको भी दुख होता है, तो इसमें मेरी उनकी काफ़ी जो है सिंपैथेटिक या कंपैशनेट फीलिंग है। देर इज़ अ पेट पपी इन माई हाउस टू whom आई एम लविंग द मोस्ट, तो मैंने बताया है यहाँ पे, आप थोड़ा क्रिएटिवली भी लिख सकते हो, खैर ये पपी मेरे पास बहुत पहले था तो मैंने वही कहानी लिख दी। देर इज़ अ पेट पपी इन माई हाउस, मेरे घर में एक पेट पपी है, टू whom आई एम लविंग द मोस्ट, यानी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्रिएटिवली थोड़ा इसको आगे अगर XYZ करना चाहो सो यू कैन डू इट, यू आर फ्री टू डू इट। आई होप दिस इज क्लियर, स्क्रीनशॉट टेकन। चलिए यहाँ खत्म होता है बेटा क्वेश्चन एंड आंसर। नाउ आपकी बुक में ही आगे दिया है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन बेसिकली राइटिंग पार्ट होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्कोरिंग, यार डायरेक्टली 5-5 मार्क्स के आई थिंक क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो नाउ क्या दिया है इस लेसन में, नंबर 1, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन रिलेशन बिटवीन मेन एंड बर्ड्स। तो ये है पैराग्राफ राइटिंग का कॉम्पोजिशन, यानी आपको एक पैरा लिखना है किसके ऊपर, रिलेशन बिटवीन मेन एंड बर्ड्स, इंसान और बर्ड्स के बीच में रिलेशन। सो अगेन आई वांट यू ऑल टू ओपन अप योर माइंड्स, कोशिश करो अपने हिसाब से क्रिएटिवली बनाने के लिए, मैं यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने के लिए हूँ, है ना, पूरा कॉपी पेस्ट कोशिश करके मत किया करो, ठीक है। आप क्रिएटिवली भी इस चीज़ को लिख सकते हो जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे डाली है। सो लेट्स क्विकली रीड दिस। बर्ड्स हैपन टू बी द फर्स्ट कंपेनियन ऑफ मैन। देखो शुरुआत कैसे करोगे पैराग्राफ की, हिंदी में लिखते हो पैराग्राफ या कुछ भी लिखना हो तो हम ऐसे थोड़ी है डायरेक्ट बोरिंग सी लैंग्वेज में लिख देंगे, कुछ मुहावरे, कुछ इडियम्स, कुछ फ्रेजेस का यूज़ करो या कोई अच्छी सी लाइन कह दो। तो जब भी पैराग्राफ की शुरुआत करोगे उस टॉपिक को समझो और क्रिएटिव लिखने की कोशिश करो। जैसे मुझे टॉपिक दे दिया रिलेशन बिटवीन मेन एंड जो है बर्ड्स, तो मैंने कैसे शुरुआत की, बर्ड्स हैपन टू बी द फर्स्ट कंपेनियन ऑफ मैन। बर्ड्स जो हैं आदमी की सबसे पहली कंपेनियन या साथी होती हैं। कैसे भाई, देखो देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड बर्ड्स। As soon as a child starts seeing the world outside, the first thing he sees are plants and birds. यार इमेजिन करो कोई छोटा सा बच्चा होता है, उसको जब हम बाहर की दुनिया दिखाते हैं, यानी जब हम उसको बाहर दिखाते हैं, खिड़की से बाहर दिखाओगे तो सबसे पहली चीज़ क्या दिखती है भाई, आपको पेड़ पौधे दिखेंगे एंड बर्ड्स दिखती है। तो यानी उसका पहला ही रिश्ता जो है बर्ड्स के साथ ऑलरेडी बन जाता है। काफ़ी अमेजिंग लगता है यार बर्ड्स को उड़ते हुए देखना, बचपन की बात नहीं है, आज भी अगर हम बर्ड्स को देखते हैं ना तो बिल्कुल ही एकदम अमेजिंगली गेज्ड हो जाते हैं और उनको देखने में हमें काफ़ी मज़ा आता है। The cuckoo comes in spring along with budding flowers and new leaves. It seems to love spring and it sings. अब हमें पता है कुकू बर्ड कितना प्यारा गाना गाती है और उसका गाना ऑलमोस्ट सभी सुनते हैं स्प्रिंग सीजन में। अगर सबने ये मज़े लिए हैं, अगर आपके आसपास गार्डन हो तो इतनी सुंदर आवाज़ जो है सुनने को मिलती है हमें बर्ड्स की। जैसे कुकू बर्ड की बात अपन ने करी, इट्स सॉन्ग्स थ्रिल्स एवरीवन। एवरी पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड इट एज अ सॉन्ग बर्ड, यानी हर पोएट ने, आप जो पोम्स पढ़ते हो ना, कविताएं, तो इस कुकू बर्ड की बात तो सभी ने करी है, मतलब ये इतना अच्छा टॉपिक बन गया एज अ रीडिंग एज वेल। पैरट की बात करते हैं, तोते की। सो द पैरट इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट अम्यूजमेंट एज पीपल मेक इट से फनी थिंग्स एंड इट प्रोवाइड्स फन टू द लिसनर। सो पैरट के साथ भाई बहुत बढ़िया टाइम पास होता है। पैरट तोता कैसे, आप जो भी बोलो वो उसी बात को रिपीट करता है, तो सुनने वालों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। Its presence in the house is considered a good omen which saves the family from ill luck and bad influence. So ये इंडिया की बात है भाई, इंडिया में ऐसा माना जाता है, आपने सुना भी होगा शायद अगर किसी के घर में ऐसी बात हुई हो कि पैरट का घर में होना एक बहुत ही अच्छा यानी गुड लक माना जाता है। जैसे बोलते हैं ना नज़र से बचना, तो इल लक जो है, बैड लक जो है वो सब दूर हो जाता है, बैड इन्फ्लुएंस या नेगेटिव वाइब्स दूर होती हैं पैरट से। तो ऐसी इंडियन जो है बातें मानी जाती हैं। तो इसी तरह से जो है हम बता सकते हैं कि कैसे बर्ड्स और मैन जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आपको लगता है तो आप कुछ इसमें पॉइंट्स, अगर आपके पास कोई बर्ड हो या कोई और थॉट हो तो इसमें ऐड ऑन आप ज़रूर कर सकते हैं। बट याद रखिएगा आपको जो पैराग्राफ की लिमिट देते हैं उससे बहुत कम नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब ये मत करना, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं लिखने के बाद ना एक एक वर्ड गिनते हैं कि 100 वर्ड हो रहे हैं कि नहीं। अरे भाई ऐसा मत करना, अराउंड आप एक आइडिया लगा लिया करो कि 100 वर्ड्स में आपके कितनी लाइन्स जाती हैं। क्लियर है? चलिए कमिंग टू नेक्स्ट कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले सेशंस में
हमने जो है लेटर राइटिंग करी थी, लेकिन अभी तक हमने इनफॉर्मल लेटर पढ़ा था, यानी मम्मी फ्रेंड ऐसे लेटर लिख रहे थे। इन दिस पर्टिकुलर वन आप शुरू करेंगे भाई लिखना लेटर टू दी एडिटर, यानी न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं उनको अब आपको एक खत लिखना है। सो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर drawing his attention to the gradual extension of certain birds in the locality. Also suggest some measures to be taken to preserve birds. तो आपको क्या, एक न्यूज़पेपर के एडिटर, कोई भी न्यूज़पेपर ले लेना यार, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, कुछ भी ले लो, उनके एडिटर को आपको लिखना है क्या क्या बताते हुए, ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू द ग्रेजुअल एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी खत्म होना, कैसे धीरे धीरे जो है आपके पास के एरिया में बर्ड्स कम होती जा रही हैं, और आप जो है कुछ मेजर्स भी लिख सकते हैं कि कैसे इन्हें बचाया जा सकता है। तो आपको क्रिएटिवली लेटर कैसे लिखना है देख लो। पहले तो आप जो है फॉर्मेट भी ज़रूर से नोट डाउन कर लेना। अच्छा, अब जैसे हम तो भाई यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं, तो आपको 2 ऐसी स्लाइड्स पे आएगा, लेकिन आपको जो है जिस भी पेपर पे आप लिखो वो पूरा एक ही में जाना चाहिए, है ना। शुरुआत ऐसी करना कि यहाँ ही शुरू होगा, इसी पेज पे वो खत्म हो जाएगा। सो एट द बिगिनिंग व्हाट यू विल राइट योर एड्रेस। आपको बेटा अपना एड्रेस लिखना है। अच्छा, कुछ भी लिख सकते हो एड्रेस, ज़रूरी नहीं कि अपने ही घर का एड्रेस लिखो, आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है स्टारलाइट सोसाइटी पटना, ठीक है। ऊपर आपने नाम लिख दिया, जो भी हाउस नंबर हो, फ्लैट नंबर हो लिख देना, और नीचे सिटी का नाम, ठीक। लाइन छोड़ी, फिर क्या आई बेटा, डेट आ गई, ठीक है। डेट लिख देनी है। डेट के लिए मैं हमेशा बताती हूँ, कभी भी डेट, अब बेटा इंग्लिश में कभी भी ऐसे डेट मत लिखा करो, या अब तो ऐसे ना नॉर्मली आदत डाल लो, नॉर्मली आदत डालो कभी भी, व्हेनेवर, या आगे के लिए भी काम आएगा। आप कहीं जाओगे, ऑफिस में, इंटरव्यूज़ में, एनीवेयर, आप कहीं भी डेट लिखना हो ना, ऐसे डेट मत लिखा करो, ठीक है। हमेशा राइट द फुल डेट, क्योंकि डेट का पैटर्न हर जगह अलग चलता है, कहीं मंथ्स पहले चलेगा, कहीं ईयर्स, तो उस लफड़े में अपन को पढ़ना ही नहीं है भाई। अपन क्लियरली जो है पूरी डेट लिखेंगे, 5 दिसंबर 2022, ओके। लीविंग अ स्पेस, देन यू विल राइट, जो आपको जिसको लेटर भेजना है, टू लिखो, फिर नीचे दी एडिटर। यहाँ पे देखो इनिशियल्स कैपिटल लिखे हैं, ये छोटी छोटी गलतियां भाई मत करना। टू दी एडिटर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है द हिंदुस्तान टाइम्स पटना, क्लियर। उसके बाद वी विल कम टू, एक लाइन छोड़ के, क्योंकि लेटर टू द एडिटर है भाई, आपको सब्जेक्ट लिखना होगा कि आप लेटर किस चीज़ के लिए लिख रहे हो। तो सब्जेक्ट हमेशा सोच समझ के लिखा करो। आपके आधे मार्क्स तो आपको सब्जेक्ट पे ही मिल जाएंगे, पता है। अब सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं इसकी एक मैं निंजा टेक्निक बताती हूँ। बच्चों को समझ ही नहीं आता सब्जेक्ट लिखते कैसे हैं मैम, पूरी कहानी लिख देंगे सब्जेक्ट में। आप क्या किया करो, अपने क्वेश्चन को थोड़ा 2 मिनट देख लिया करो अच्छे से। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई कि बर्ड्स के एक्सटेंशन पे आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे, मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिजर्व बर्ड्स इन आवर लोकेलिटी, ये लिख दोगे। कोशिश क्या करो, जो सबसे अच्छी लाइन समझ आ रही हो, कि इस बात में समझ जाएगा पढ़ने वाला, अच्छा बर्ड्स की बात हो रही है। ऊपर देख के समझ आता है ना, जैसे प्रिंसिपल को लिखोगे मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए भाई, तो ऊपर लिख दोगे लीव एप्लीकेशन, तो समझ जाएगा प्रिंसिपल। तो वैसे ही इफ यू विल राइट मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिजर्व बर्ड्स, तो समझ आएगा कि कहीं ना कहीं बर्ड्स को प्रॉब्लम हो रही है, वो खत्म हो रही है, एक्सटेंशन हो रहा है, और उसी से रिलेटेड ये लेटर है, ओके। चलिए, फिर देन आप एक स्पेस छोड़ के नीचे लिखोगे डियर सर या मैम लिख सकते हो। नाउ अब देखो कैसे शुरुआत करना है। आई एम अपना नेम लिखना, या आपको अगर क्वेश्चन में भी नाम दिया हो तो वो नाम आपको यूज करना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखो भाई कोई नाम नहीं दिया है, तो आप कुछ भी नाम ले सकते हो। आई एम नारायण सिंह कॉमा अ रेसिडेंट ऑफ स्टारलाइट सोसाइटी, रेसिडेंट यानी मैं यहाँ रहता हूँ। आई शैल फील, अब ये कुछ लाइन्स हैं जो आपको नोट करके रखनी है। शुरुआत के लिए मैं कहूँगी कि इसको रट लो, समझ के रट लो, और हर बार लेटर में आप एडिटर को लिखोगे तो ये वाली लाइंस को यूज करना, बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे, है ना। मैं बहुत याद आऊंगी जब अगर यही लाइन लिख के आए हो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्या लाइन है समझो, I shall feel much obliged if you kindly allow me to use some of the valuable space in the columns of your esteemed newspaper। बोलोगे मैम इतना खतरनाक, ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। देखो I shall feel much obliged यानी मैं बहुत ज़्यादा obliged यानी थैंकफुल, किसी को नहीं, बहुत ज़्यादा थैंकफुल, हाथ जोड़ने वाली फीलिंग वाली। I shall feel much obliged if you kindly allow me। अगर आप, अच्छा जब भी आप लेटर वगैरह लिख रहे हो ना, तो प्लीज़ मत लिखना, कोशिश करके काइंडली वर्ड लिखा करो, है ना। काइंडली एक अच्छा वर्ड है, प्लीज़ मतलब ऐसे हम गिड़गिड़ा रहे हैं, काइंडली लिखा करो, काइंडली वर्ड अच्छा है। सो इफ़ यू काइंडली अलाउ, आप अगर मुझे थोड़ी परमिशन दें टू टेक द, क्या है, टू यूज़ सम ऑफ द वैल्यूएबल स्पेस इन द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, यानी आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें कुछ वैल्यूएबल स्पेस, कुछ जगह, कुछ कॉलम की कुछ जगह अगर मुझे मिल पाए, जिससे कि मैं टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट,
टू द अर्जेंट नीड टू स्टॉप क्रूएलिटी अगेंस्ट बर्ड्स इन अ लोकेलिटी, जिससे मैं जो है सरकार को, गवर्नमेंट को, लोगों का अटेंशन ला पाऊँ कि कैसे इन बर्ड्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, क्रूएलिटी, बिल्कुल गंदा बिहेवियर कर रहे हैं, और कैसे उनकी जो है एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है, कैसे उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये लाइन समझ आई? अच्छा, हर लेटर में मतलब यहाँ तक लिखना है, एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, बस यहाँ तक लिखना है, और बाकी जो भी आपका मैटर हो, ये बर्ड्स का मैटर है, कहीं शायद पोल्यूशन का मैटर होगा, तो आगे आपको कंटिन्यू करके अपना कॉमन सेंस लगा के लिखना है। ओके, क्लियर है? चलिए आगे देखो। अब मैंने बातें बताई है भाई कि सम क्रेजी यंग बॉयज आर किलिंग मैनाज एंड क्रोज इन माई नेबरहुड लोकेलिटी। जो बर्ड्स हैं, मैना और क्रो, है ना, तो इनको जो है कैसे वो परेशान कर रहे हैं और इन्हें किल कर रहे हैं, मार रहे हैं। बर्ड्स आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग एन इकोलॉजिकल बैलेंस। बर्ड्स बहुत ज़रूरी है नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए। कोई भी जानवर, कोई भी चीज़ नेचर में बहुत ज़रूरी होती है। हम इंसानों की प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा हम सब कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखा करो आपके आसपास के इन्वायरमेंट से ही चीज़ें चलती हैं। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सो दैट थिंग यू कैन पुट इट ऑन। अगर आप कोई भी ऐसे मैटर पे बात करते हो तो इन चीज़ों को मेंशन किया करो। दे आर ऑल्सो एड्स ऑफ ब्यूटी। एड्स ऑफ ब्यूटी यानी वो जो है हमारे इन्वायरमेंट को, नेचर की ब्यूटी को भी बढ़ाती हैं। वेराइटी ऑफ बर्ड्स, और इतने सुंदर सुंदर इनके कलर होते हैं, फर का पैटर्न होता है, फेदर्स होते हैं, तो ये जो है हमारे नेचर को सुंदर भी बनाए रखती हैं। वी ऑल नो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। सो अच्छा, ये जो है मैंने पूरा क्या लिखा है बेटा, ये बॉडी है ना, ये जो है लेटर का बॉडी है। आपको यहाँ पूरा मेन मैटर समझा देना है। उसके बाद लास्ट में आप एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखोगे? कंक्लूजन। कंक्लूडिंग नोट पे क्या लिखना है? So I hope the authorities will take immediate steps in this direction। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं इसमें जो है सही कदम उठाएंगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग इट फ्रॉम यू। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है ये मेरा काम कर देंगे, ठीक है। फिर लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे थैंक यू, योर्स फेथफुली नारायण सिंह, जो भी नेम दिया गया है, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। लेटर टू द एडिटर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड कॉम्पोजिशन लेसन 3 के। होपफुली आपके सारे डाउट्स जो हैं बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बेटा बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन। बुक्स, ई बुक्स सब अवेलेबल हैं। आप जो है हमसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।